पढ़ाना मेरी मजबूरी। यार ये ना तेरा फोन बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, अब नहीं हो। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, सर्कुलर मोशन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तुम लोग को क्या लगता है, अगर बॉडी गोल 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 घूमे तभी सर्कुलर मोशन है, या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तब भी वो सर्कुलर मोशन हो सकता है? कैसे हो सकता है? हो सकता मेरा प्रश्न है, यू हैव टू गिव मी अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ध्यान देना, अगर मान लो, ये तो बात क्लियरली है कि अगर कोई बॉडी गोल 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 घूम रही है तो वो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रही है, द ट्रैजेक्टरी इज सर्कुलर इन नेचर। ठीक है ना? हम जब ये कोई बॉडी गोल गोल घूमती है तो इसके लिए जो हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं वो अलग है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जो नॉर्मल वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं वो वेलोसिटी है, वो एक्सेलरेशन है, वो टाइम है, और क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये सब के सब लीनियर हैं, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, टाइम विल ऑलवेज बी सेम, लीनियर एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ रखा है, इन बच्चों ने भी पढ़ रखा है। आज ये डेरिवेशन जब रात को देखेंगे तो और डिटेल में समझ पाएंगे। उन 3 ही 4 इक्वेशंस के बारे में हम आज बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, समझने वाली बात यह है कि यार जब हम बॉडी एक लीनियर मोशन में है तब भी वो किसी और के लिए सर्कुलर मोशन में हो सकती है। कैसे? ध्यान समझेंगे, और समझेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि इस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें कंपटीशन में मिलेंगे। मान लो ध्यान समझो, मैं 2 एक्सिस बना रहा हूं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, चलेगा? और मान लो आप यहां बैठे हो और बस मजे में चाय पी रहे हो वहां बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, आपका दोस्त एक मस्त BMW भाई साहब लेके आता है दौड़ाते हुए रोड पे, और आपकी आंखें बाहर हो जाती है, साला BMW, हम तो चाय पी रहे हैं, बट ठीक है, BMW लेके वो दौड़ता है रोड पे स्ट्रेट, चलेगा? अब आप क्या करोगे, उसे आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे, साले विश्वास ही नहीं होगा, साला हमारे पास किया, उसके बाद BMW। तो कैसे देखोगे? क्या आप उसको घूर के देखोगे? नहीं देखोगे। यहाँ पे देख, सब देखेंगे, साले झूठ मत बोल। मैं बस ठीक है यार, तो आंखें खराब है इसका मतलब। अब मैं ध्यान सुनेंगे, तुम कैसे देखो समझो, सब समझ लो। अगर केवल तुम मुझे देखो लेकिन अपनी गर्दन नहीं हिलानी, तो आंखें, होता है ना कई बार ऐसा होता है। अगर मैं तुम्हें अलाउ कर दूं गर्दन हिलाने के लिए और मैं यहां से आऊं, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, अभी सब लोग गर्दन हिलनी चाहिए। अबे और कहां जाऊं मैं? दिख रहे हैं? मैं दिख रहा हूं? अरे दिख रहा हूं? अबे ऑनलाइन वालों हाथ दिख रहा है? हाथ दिख रहा है। यस सर। मोबाइल वालों को मुश्किल होगी। ध्यान सुनो, ऐसे क्यों? क्योंकि उनके पास तो फ्रेम ही तो छोटा सा है, वो क्या गर्दन हिलाएंगे, वो तो फ्रेम में आ जाऊंगा ना। लेकिन क्या तुम्हारे लिए जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो तुम्हारी गर्दन हिल जाएगी? ये अबे उल्लू कहीं के, नो सर, यहाँ खड़ा होकर के दिखाता तो गर्दन कैसे हिलती। जितना तुम मेरे पास होगे तुम्हारी गर्दन हिलेगी, जितना तुम दूर होगे तुम्हारे लिए आसान होगा, तुम्हारा व्यू बहुत बड़ा है, समझे, फील करें। अब वो जो मेरा दोस्त है वो BMW लेके वहां से आया, मैं देखा साला जो साइकिल चलता था, मेरे पास तब तो स्प्लेंडर थी, आज साले के पास BMW है। अच्छा, और फिर मैं उसे देखूंगा तो क्या मेरी गर्दन घूम रही है? समझो ध्यान से, हंसने की बात तो बात की है, बट क्या मेरी गर्दन घूम रही है यहां से लेकर के यहां तक, और आत्मा आत्मा रोने लगती है ऐसा होने के बाद? ठीक। व्हाट आई मीन टू से इज, गर्दन घूम रही है मतलब कैसा मोशन हो रहा है तुम्हारे लिए? तेरे लिए वो बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं, तो एक पर्टिकुलर आर्क में घूम रही। मैं दिखाता हूं कैसे, समझ। तूने यहां देखा, ओके, इसको यहां देखा भाई साहब, फिर तूने इसको यहां देखा, 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 और तू देखता गया और रोता गया, लेकिन तूने देखा, हाँ या ना? अब ध्यान दे, तूने पहले शुरुआत की यहां से, क्या तेरे लिए जो मोशन है वो इस एंगल के अक्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो बॉडी भले ही स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, बॉडी भले ही ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रही है डी, बॉडी भले ही एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रही है डी, बट तेरे लिए वो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। बोल है? तो डिपेंड करता है कि तुम किस फ्रेम में हो। अब तुम आज बड़े हो चुके हो और तुम जान चुके हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप तुम में से कुछ बच्चों को याद भी होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? किसी को याद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चों?
अरे याद है तुझे? याद है मैं तुम लोग को भी रिसेंटली बताया सुमेधा? सर ऑब्जर्वर की पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, द लोकेशन ऑफ चीटा और ऑब्जर्वर जो उस पर्टिकुलर मोशन को एग्जिबिट कर, जो उस पर्टिकुलर मोशन को एनालाइज कर रहा है, वो जहां पर है उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सिंपल भाषा में वो रेफरेंस, वो लोकेशन जो कि ऑब्जर्वर के साथ अटैच्ड हो, उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी कितनी है? 0। अब ऑब्जर्वर दौड़ना चालू करता है 10 मीटर पर सेकंड से, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दौड़ना चालू करेगा 10 मीटर पर सेकंड से। और ऑब्जर्वर दौड़ना चालू करता है एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना चालू करेगा। मातृभाषा, एकदम सिंपल भाषा में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो लोकेशन है जहां से ऑब्जर्वर बैठ करके मोशन को समझा रहा है। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बोलूं इस समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है, तो इस ऑब्जर्वर के साथ है। यस और नो? पक्की बात। अब भाई साहब अब देख, बड़ा बड़ा मजेदार टॉपिक है, ध्यान सुनना। अगर मैं वो दोस्त होता, ठीक है भाई साहब, जिसका BMW है, यहाँ बैठे मस्त हीरो बन के, गर्दन बाहर निकाली, वो कौन सी कैसे भी कर ली, तो क्या होता है सनरूफ भी है, गर्दन निकाल के देख रहे हैं, अबे साले तुम चाय पी रहे हो, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं इसको, अब मैं इसको देखता हूं, ध्यान बताना और देखते हैं कौन बता पाता है। इस बंदे के लिए इसका मोशन कैसा है? स्टेशनरी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा तुम्हारा वैष्णव ना, हाँ, तुम्हें दिखता कैसे है उसके, अब ध्यान देना। तुम अब देखो, अब तुम अगर तुम्हें फेस नहीं पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है, तो यू हैव मनी अदर ऑप्शंस, पहली बात तो। और अगर मैं कोई चीज बार बार समझा चुका हूं तो अब समझो ध्यान से। कभी तुम ट्रेन में बैठे हो तो तुमने अगर ध्यान देखा है तो बगल में जो पोल होता है वो पीछे की तरफ जाते दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे भी पता है कि साला पेड़ नहीं चलता, हम चल रहे होते हैं, लेकिन क्या दिखता है? यू हैव टू बी एन ऑब्जर्वर एंड टेल मी। क्या जब तुम दौड़ रहे हो कार के अंदर बैठ के, मतलब चल रहे हो, तो क्या जितने बंदे भी बाहर खड़े हैं क्या वो पीछे की तरफ जाते दिखते हैं? ऐसा नो? तो वो मोशन कैसा कर रहा है इसके लिए? लीनियर, पीछे की तरफ, आया ना? तो अगर ये इसको देखे तो ये इसको दिखाई देगा कि भाई साहब जब यहां पर है तो ये, इसके बाद जब यहां पहुंचा लाइन में, जब ये आगे जाएगा तो ये कहां जाएगा? इसके लिए पीछे। तो क्या केवल ऑब्जर्वर कहां बैठ के देख रहा है उसके हिसाब से पूरी कहानी बदल सकती है? खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए साला एंगुलर मोशन, दौड़ते हुए ऑब्जर्वर के लिए ये भाई साहब लीनियर मोशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, हाँ या ना? अब अगर मेरे पास भी अपनी मस्त किया होती और मैं इसके बगल में साले इसकी स्पीड चलता, मान ले भाई साहब BMW से लड़ाई कर रहे, अबे कर लेंगे हम, इतने ऐसे फुल एक्सीलरेटर देंगे, ध्यान देना, वो कौन साला। अब ध्यान सुन, अब क्या हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं? भाई कैसे हो, BMW कहां से मार के लाए, यस और नो? अब हम दोनों कैसे हैं आपस में? रेस्ट। रिलेटिव जो वर्ड है ना, वो बहुत 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 मजेदार है साला। तुम कहां खड़े होकर के किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हो, वो पूरा मोशन बदल सकता है। क्या ये बात दिमाग में बैठ गई? इतनी कहानियों के बारे में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, बता चुका हूं, लेकिन आज मैं जो आपको प्रपोज करना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं, याद रखना चाहता हूं कि कोई बॉडी लीनियर मोशन में हो तो भी क्या उस पर रिलेटिव मोशन एक्टिंग हो सकती है? समझ आया? क्या उस केस में एंगुलर मोशन भी हो सकता है इवन दो इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन? फॉर एन ऑब्जर्वर इट कुड बी इन अ एंगुलर मोशन, यस और नो? ना इस पॉइंट पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी है या एंगुलर मोशन की कहानी है वो बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हम सीखेंगे। जैसे हमने लीनियर मोशन पढ़ा और हमें काफी कुछ हद से ठीक ठाक आता है कि भाई व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पता है। वैसे ही हम नए वेरिएबल्स को आज डिफाइन करेंगे और उन पर खेलना सीखेंगे। एंगुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम किनारे रखेंगे, लेकिन भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अभी भी प्रूव किया कि इवन दो इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या इसको हम एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में भी पढ़ सकते हैं? यस। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, क्या v इज इक्वल टू ओमेगा टी, v इज इक्वल टू u प्लस AT आता है?
s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as आता है। आवाज ही तो नहीं आती है लेकिन ठीक है, आता है ना। क्या मैं तुम्हें कोई नई इक्वेशन ना पढ़ाऊं और इसी में तुम्हें सर्कुलर मोशन पढ़ा दूं, क्या वो अच्छी चीज रहेगी कि नहीं रहेगी? हमारा मुद्दा वही है आज की डेट में। हमने पढ़ लिया काइनेमेटिक्स मस्त वाले तरीके से और हमने कहा साले को सर्कुलर मोशन आएगा, हम वेरिएबल चेंज करके इक्वेशन वही यूज करेंगे और मस्त जिएंगे लाइफ। ये बनाने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए बताया। ये सब लिखाऊंगा बाद में, ठीक है, जब हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे तब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बट क्या एक पहला पॉइंट समझ में आया कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तब भी वो सर्कुलर मोशन कर सकती है किसी और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। क्लैरिटी है? अब मैं आपको वेरिएबल्स पढ़ाने से पहले जो अंग्रेजी अभी पढ़ाई की लीनियर मोशन में चल रही हो तो एंगुलर मोशन हो सकता है, उसके बारे में एक दो चार लाइनें लिखवाऊंगा कि हमारे पास वो अवेलेबल रहे। सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ कॉम्पिटिशंस। ये डिफिकल्ट है, मैं लिखवाऊंगा अभी। सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स ऑफ कॉम्पिटिशंस। ये डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि इसमें लोग क्या करते हैं, एक अलग फिजिक्स को पैदा करके वो पढ़ते हैं। हम नहीं करेंगे, हम अपनी जो फिजिक्स हमें आती है हम उसी से लिंक करके इसको आगे बढ़ाएंगे। क्लैरिटी है? चलो सर, yes, सर यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे इसकी रेडियस तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इसका क्या चेंज हो रही है बेटा? रेडियस। हाँ, तो क्या सर्कुलर मोशन मतलब क्या सर्कल का रेडियस फिक्स ही होना चाहिए? नहीं, पॉसिबल है कि भाई वो कर्व में मूव कर रहा हो। क्या कर्व का रेडियस हम हर जगह चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये पॉसिबल है। और सर्कुलर मोशन में हम अगर ये पढ़ लिए तो एक ऐसा मोशन जिसके सारे रेडियस बराबर हैं, क्या वो आसान हो जाएगा? पॉइंट वही है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिखिए, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे सर्कुलर मोशन इज गवर्न्ड बाय एंगुलर वेरिएबल। ठीक है, जो एंगुलर वेरिएबल हमें पता होना चाहिए वो कौन कौन से लिखेंगे। फॉलोइंग एंगुलर वेरिएबल्स आर ऑफ इंपॉर्टेंस। पहला कहलाएगा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा थीटा से और इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। याद रख पाएंगे? इसका जो भाई है जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है, वो भाई को हम बगल में कहीं लिख लेंगे। वो भाई है डिस्प्लेसमेंट। क्या हमें नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करना आता है एस से? तो लीनियर में इसको कैसे अंग्रेजी में क्या लिखा हूं, मतलब काउंटर पार्ट इन लीनियर मोशन कौन है? ये काउंटर वेरिएबल इन लीनियर मोशन कौन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। देन दूसरा वेरिएबल है एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी कुड बी ऑफ टू टाइप्स। जैसे यहां पर दो वेलोसिटी होती थी, इनिशियल एंड फाइनल। इसी तरीके से यहां पर एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है ओमेगा नॉट और एक होती है ओमेगा। ओमेगा मतलब डब्ल्यू को थोड़ा सा कर्व में बनाना है। चलेगा बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों सही है? यस सर। बनाना बेटा, देख अब कैसे बनाएगा मुझे नहीं पता। इस तरीके से, ठीक है बच्चे। ओमेगा नॉट का मतलब क्या है? इट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्या बच्चे? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। काउंटर पार्ट सामने लिखना प्लीज, ठीक है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी चलेगा। काउंटर पार्ट ये v है और ये u है। तीसरा कौन आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया ना। एंगुलर एक्सिलरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे करते हैं? अच्छा, ऊपर वाले की यूनिट लिखना भूल गया हूं शायद मैं। इसकी यूनिट होती है रेडियंस पर सेकेंड। क्या होती है? रेडियंस पर सेकेंड।
बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फटाफट लिखेंगे। काउंटर वेरिएबल्स मतलब है बेटा कि जो इसके बारे में जानता है वो इनके बारे में ऑटोमेटिकली हम उसमें कनेक्शन बनाएंगे। काउंटर वेरिएबल का मतलब है लीनियर में अगर एस कहलाता है तो यहां वो थीटा कहलाता है, लीनियर में अगर यो यू कहलाता है तो यहां पर वो ओमेगा नॉट, ओमेगा के नीचे जीरो को बोलते हैं बेटा ओमेगा नॉट। ओमेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। चलेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ध्यान देना, इसको यहां पर ए लिख दिया। क्लैरिटी है? सारी क्लैरिटी है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे यहां पर नीचे। पहला पॉइंट छोटा सा, नहीं बेटा टाइम तो एक वेरिएबल ऐसा है जो दोनों में सेम है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम इज नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल इन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोशन। टाइम जो लीनियर में है और टाइम जो एंगुलर में है, क्या वो बराबर है कि नहीं बच्चों? ठीक है, मेरी बात सुन, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मिथ है और ये लोग गलत कर देते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसे एंगुलर मोशन में नहीं पढ़ सकते, यानी एंगुलर मोशन कैन बी अटैच्ड टू एनी टाइप ऑफ मोशन। एंगुलर मोशन कैन बी अटैच्ड टू एनी टाइप ऑफ मोशन। अगर मान लो कोई बंदा छत से कूद जाए तो वैसे तो वो स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है, बट भाई साहब ऊपर देखा, अच्छा मरने वाला है साला, हाँ या ना, तो क्या गर्दन एंगल हमारा ऐसे गया कि नहीं गया? तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? वहां पर थीटा जीरो था, अच्छा नमस्ते हो गए तुम, लेकिन क्या वो हम जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो एंगल में है कि नहीं है? हम पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, एंगुलर वेरिएबल्स कैन बी अटैच्ड टू, एंगुलर वेरिएबल्स कैन बी अटैच्ड टू, can be attached to all types of motion। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, like linear variables, like linear variables, angular variables also depend on, angular variables also depend on frame of reference, also depends on frame of reference। बोलो मेरे बच्चों, आसान है मेरे बच्चों। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिर से लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, याद हो चुका है। वो रेफरेंस प्लेन, वो लोकेशन जो बेटा कहां से जुड़ा हो? ऑब्जर्वर से। ठीक है, और हम थोड़े दिनों बाद पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन भैया ने बोला भैया वही प्रॉब्लम सॉल्व करना जहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ना हो। गलती से अगर एक्सेलरेशन हो गया ना तो जय श्री राम करके वही किताब रख के आ जाना, हमको नहीं आता। ध्यान सुन, अबे हम फिर लोग आए और उन्होंने अप्लाई करना सिखाया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन आर ओनली एप्लीकेबल ऑन दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनका एक्सेलरेशन नहीं हो, जीरो हो। यानी क्या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे ही होने चाहिए? हाँ, फिर they could move with a constant velocity, they could move with a, किस वाले में बेटा? फ्री फॉल का आएगा बेटा, मैं कभी गलत नहीं कर रहा था, लेकिन वो जो जब वो तू फ्री फॉल की बात कर रहा है तो वो जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसके लिए तो उसे पड़ेगा फ्री फॉल में। गर्दन में जो मूव कर रहा है वो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन पड़ेगा। दोनों सेम बात है बेटा, दोनों सेम बातें हैं, लेकिन नॉर्मली देख हर बच्चे को क्लैरिटी है कि सर्कुलर मोशन पढ़ाते समय सर्कल बना करके बंदा टीचर पढ़ाएगा, आपको पढ़ाया भी होगा। मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सर्कल में ही घूमे तभी एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़े हैं। हम पढ़ेंगे सर्कल में ही, लेकिन जब मैं हल्का सा लेवल पढ़ाऊंगा तो ये जो जितनी कहानियां मैं कर रहा हूं, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए कार, वो जो BMW में घूम रहा था मेरे रिस्पेक्ट में, उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना सिखाऊंगा और एकदम बकवास है, हर बच्चा सीख जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वही पूछा जाएगा। भाई साहब ये सब पूछा नहीं जाएगा। क्लैरिटी है? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। पहला पॉइंट लिख लिया, दूसरा पॉइंट क्या लिखा बच्चे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क लगा लो कि सर ये सर से डिटेल में पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा। पहली बात तो एक बॉडी अपने पॉइंट पर गोल नहीं घूम सकती,
कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट पर गोल नहीं घूम सकता, क्योंकि घूमने के लिए चाहिए रेडियस, और पॉइंट का कोई रेडियस। अगर मैं तुझे अभी, ये पेन दिख रहा है सबको बच्चों? अबे ऑनलाइन वाले मरवर गए क्या? हेलो सर Yes, जिंदा sir. है। सर देख धन्यवाद। सुन, तो क्या हुआ, ये जो पेन है अगर मैं उसे ऐसे घुमाऊं तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सर्कल मोशन कर रहा है। अगर ये पेन बहुत पतला सा होता, बेटा अपना पेन दे, ये नहीं, ये वाला कौन छोटा, ये वाला पेन। अब ये वाला पेन देखेंगे, ये पेन पतला सा है, ठीक है, मैं इसे ऐसे घुमाऊं तो सर्कल मोशन दिखाई दे रहा है सबको। अब बताना क्या मैं घुमा रहा हूं इसको? बोल देख पा रहे हो, लेकिन अगर केवल इसकी निब को देखो तो क्या तुम फील भी कर सकते हो ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? केवल अगर पॉइंट को देखो, अगर तुम केवल, अगर ये इतना पतला होता, बहुत No, पतला, sir. तो क्या तुम इसको देख भी पाते ये घूम रहा है? डंडी दिख जाती, और केवल डंडी यानी एक पॉइंट है यार, और पॉइंट का रेडियस है ही नहीं, तो तुम उसका घूमना फील कर नहीं सकते। इसका तुम फील क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि इसका एक्सिस यहाँ है, पूरा वैसे तो घूम कर रहा है। लेकिन क्या उतना ही फील इसमें भी आ रहा है? कलर से आ रहा है। अगर ये पूरा का पूरा एक कलर का होता और घुमा रहा था तो तुम्हें फील नहीं आता, नहीं आता। अगर एकदम पतला पेन हो जाए, एकदम रेडियस 0, काय का फिर जब रेडियस ही नहीं है, नहीं निकलेगी नहीं बेटा। क्या रेडियस ही 0 है तो क्या घूमने का कोई कॉन्सेप्ट आएगा? आंसर आ गया तेरा। और बेस्ट पार्ट ये है, हम पढ़ रहे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम पढ़ रहे कौन? काइनेमेटिक्स 1। उसमें सारे पार्टिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट के हैं, तो वो घूम अपनी एक्सिस पे नहीं सकते। हमने साला कहा तुझे घुमाना है तो धागा बांध दो, ये लो, और अब घुमा दो, जो मर्जी वो करो, दिखाई दूंगा मैं घूमते हुए। लेकिन अगर इसी के थ्रू कोई पार्टिकल, अगर मैं बोलूं खुद ही घूम ले तू, पॉइंट पार्टिकल्स कैन नॉट रोटेट, इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल इन फिजिक्स। सच में तो वो बोल रहा है सब तो खड़ा है, लेकिन फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो जब तू देख, तेरे को वो सोचने का नजरिया पैदा कराना ही मेरा काम है। किताब में ना बेटा, मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊं तो हफ्ते भर में चैप्टर खत्म, हफ्ता भर तो बहुत बोल दिया, 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि सीख समझ। अगर वो चाहते हो कि हफ्ते भर में चैप्टर खत्म हो जाए तो बहुत सारे लोग और पढ़ाते हैं, उनके पास जाके पढ़ सकते हो। लिटरली मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे फिजिक्स से हल्का फुल्का प्रेम हो जाए, बस मेरा काम खत्म है। उतना ही काम है मेरा कि साला तुम में से हैं रिकैप ठीक ठाक, मतलब मोटे हल्का फुल्का करा दूंगा, चिंता मत कर। हल्का फुल्का मतलब मोटे प्रेम मस्त वाला हो जाएगा फिजिक्स से कि भाई साहब तेरे को अच्छी लगने लगेगी। एक्सपेरिमेंट जब तुम करोगे, अबे तुम लोग ऐसे कुछ 10th वाले हैं जिन्होंने निडल को फ्लोट कराया हुआ है। निडल याद है? तुम लोगों ने अपने स्कूल में भी, कोचिंग में भी कराया होगा। सुई की जो सुई होती है, क्या वो पानी पे तैरती है? हाँ तैरती है। क्यों तैरती है? अबे क्यों तैरती है पूछ रहा मैं। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कौन बोला? मैंने बोला था सर। तेरे को पता है सरफेस टेंशन क्या होती है? व्हाट इज सरफेस टेंशन? भाई मैं समझ गया। क्लास 10th में एक रीवा है, वो बहुत खून पीती है, और ये वैष्णव है, ये भी बहुत खून पीता है। लेकिन दोनों मेरे फेवरेट हैं। मैं भाभी को बोलता हूँ, साला वैष्णव को तूने ऑनलाइन क्यों लगाया, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसका भले ही इसका ट्रैक ऑफ रहता है, लेकिन ही इज अटेंटिव। कुछ लोग भाई साहब बैठे हैं, शादी में आए, तो खाना मिले, घर चले जाए, काम बताओ, ऐसे नहीं है। कुछ तो समझ रहा है ना वो। तो कोशिश करो इंटरेक्टिव बनो यार, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। प्रश्न पूछो। तुम लोग मेरी 10th की क्लास में आओ, साले वो मुझे पढ़ाने नहीं देते। कितने क्वेश्चन होते हैं उनके दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं। घर जाके पढ़ो, पूछो, हम स्लो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में तो आए साला ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि जब पानी भरता है, बट अगर मैं नल खोल के आ जाऊं और टब में पानी भरने लगे, तो क्या मैं बाहर खड़े होकर बताता हूँ कि यहाँ पानी भर गया टब में? कैसे? आवाज से। अब वो आवाज ऐसी क्यों होती है, चेक किया? सच होती नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है साले, पानी कैसा भी करे आवाज। हाँ? मैं समझ गया, तू फिजिक्स गलती से ले ली तूने, है ना? है ना? कोई नहीं, एग्जाम होने वाला है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान सुनेंगे। क्या ये 3 टाइप के मोशंस हमें समझ रहे हैं? क्या ये समझ में आ गया कि लीनियर मोशन हो रहा हो तब भी एंगुलर मोशन हो सकता है? वो हम पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालेंगे आगे। अब हम इन सालों को, इन 3 है ना, इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, हीरो बना के इनको एकदम आज ही लपेट देंगे। 3 ही तो है यार। अगर हर इन 3 पे मैंने 15-15 मिनट भी किए तो 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। बोलो। हाँ, निडल बेटा फ्लोट क्यों करता है ये पूछ रहे हो, या फ्लोट कभी करते हो देखिए? नहीं देखिए, एक देखिए वो क्यों फ्लोट करता है।
वो इसलिए फ्लोट करता है कि अगली बार कभी घर के बाहर निकलना, जहां नाला वाला हो वहां पे आसपास जाना, देखना वहां पे मच्छर भी साले फ्लोट करते हैं। मच्छर फ्लोट करते देखे तुमने कभी? हाँ, अगली बार जाना कहीं शिवाजी नगर बहुत सारे नाले होंगे, वहां देखना तो हाँ वो ठीक है, वो सब बातें बाद में। तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना सरफेस टेंशन का, वो आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, तब पढ़ाऊंगा तब आएगा। लेकिन तुम्हें गूगल कर सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। यूट्यूब में साले केवल पबजी के वो मत देखा करो वीडियोस, ये सब भी देख लिया करो। अरे नहीं जानना मुझे क्या देख रहे हो, यहां तक आया कि नहीं आया? यस, अगेन सेंटर ऑफ मास तब होता है जब बॉडी का कोई 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 शेप हो। अगर बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास तो उसी के अंदर हो जाएगा, उसी पॉइंट पे हो जाएगा। क्लैरिटी है? जब काइनेमेटिक्स 2 पढ़ते हैं, जब बॉडी बड़ी हो जाती है उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, जब उसकी डायमेंशन आ जाती हैं तब सेंटर ऑफ मास का पूरा 2 हफ्ता चलता है, सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। क्योंकि मैं तुझे केवल एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ, काइनेमेटिक्स पढ़ ले, ठीक से पढ़ ले, मैं इसके 5, 6, 10 बार रिवीजन करा दूंगा उसी के पहले चैप्टर के। मोशन 1D अगर वो आ गया तो मोशन 2D आ गया, रोटेशन आ गया, वर्क पावर एनर्जी, सब कुछ उसी चैप्टर से लिंक्ड है, इसलिए उसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई अब तीन शहंशाह, इन सालों को पकड़ के हम सही से पढ़ लेंगे। पहला टॉपिक एंगुलर, क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिनोट कैसे करते हैं? थीटा। ओके, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पीछे जाओ एक बार, क्या तुम्हें काउंटर वेरिएबल्स याद हो गए? लीनियर इक्वेशन, लीनियर मोशन की इक्वेशन कोई एक याद दिलाओ मुझे। v इज इक्वल टू, ये है लीनियर मोशन की इक्वेशन है क्या? एंगुलर मोशन की इक्वेशन क्या होगी? v की जहां पर ओमेगा, u की जहां पर, a की जहां पर, t की जहां पर, यह पढ़ा जाएगा स्कूलों में, याद होगी? दूसरी इक्वेशन क्या होगी? लिख लो, यहीं पे लिख लो सारे, यही प्रूफ करनी है बाद में आगे बढ़ के। क्या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर? अबे जब मैं तुम लोग को पढ़ाता हूं तो एक चीज और बताया मैंने, शुरुआत में बताई थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। जो तुम्हारी कॉपी होती है, कॉपी में ना ऊपर एक वो होती है, मार्जिन टाइप की होती है, जो किसी काम की नहीं होती। सुन ले, नॉर्मली बच्चों के किसी काम की नहीं होती, लेकिन तुम्हारे लिए, मेरे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा काम की वही होगी। जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, साला वहां लिखो। तो क्या इसकी इक्वेशन अपने आप लिख लोगे? बताओ इसका क्या लिखेंगे? थीटा यू का ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ओमेगा नॉट आए। हाँ आवा, तीसरी भी लिख लोगे या मैं लिखवाऊं? फर्जीवाड़ा साले को, हम पूरी पूरी किताब पढ़ा देते हैं इसमें, हमें याद हो गया। ये थीटा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एस की जहां पर थीटा आ गया, यू की जहां पर ओमेगा नॉट आ गया, ए की जहां पे अल्फा आ गया, टी बोलता है तुम वैसा मोशन करो, तुम नाच लो, लेकिन टाइम का टाइम वही रहेगा। ऑनलाइन वालों शादी में गए का, एक को आवाज ना आ रही? यस सर। सोनाली बेटा तू तो बोलती है कभी कभी, बाकी यहाँ पे ना 43 लोग और बैठे हैं, उनकी तो आवाज निकली नहीं रही, ऐसा लगता है जीभ है ना अंदर टपक गई है, तो क्या लात भी पड़ जाएगी। जैसे तुम लोग उस दिन क्लास में पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे हो क्या मेरे लिए ये लोग साले? ये तुम किसी और क्लास कर रहे थे मेरी क्लास में बैठ के, वैसे ही करोगे तुम? नाम ही क्या आया कि नहीं वहां? ये अच्छा तो बंद ही कर दो। कैसे बंद होगी यार? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अबे यार कैसे? आगे करो बेटा, जीने तो बेटा हमको भी, है ना? आगे बढ़े, देख ले गिरा दे देखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ तो दिख ही रहा है। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाओ, चलो। डेफिनेशन ध्यान से लिखेंगे, सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्कूल में पूछी जाएंगी। पहले डेफिनेशन लिखिए, एंगल सबटेंडेड बाय, एक मिनट, वो तो ब्लडी हो गया पूरा। हो गया, मरो मत यार। हाँ लिखिए,
एंगल सबटेंडेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, एंगल सबटेंडेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल moving along any arbitrary point, any arbitrary path, moving along any arbitrary path with respect to some fixed point, with respect to some fixed point, अंडरलाइन करेंगे फिक्स पॉइंट को, अंडरलाइन करेंगे फिक्स पॉइंट को, with respect to some fixed point is called angular displacement, is called angular displacement. ध्यान दें बेटा प्लीज, पूरा मैं फिर से ना एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं. Angle subtended by position vector of a particle moving along any arbitrary path with respect to a fixed point. जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे बच्चों तो सारा का सारा ऑब्जर्वर हम एक फिक्स्ड पॉइंट पे बैठा करके बात करेंगे. सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए जो हमारा ऑब्जर्वर होना चाहिए वो एक ही पॉइंट पे बैठा होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए. मेरी बात सुन ले, वो हमारा एक जो ऑब्जर्वर है वो एक ही पॉइंट पे बैठा होना चाहिए. वो पॉइंट बाद में कहलाएगा सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन. अब बोल बेटा, देख जो हमारे लिए नहीं जो हमारे लिए बस भी है तो वो बस भी हम उसको कैसे देखेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे. उस बस का जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उस पॉइंट को बाद में पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास कहलाता है. लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दैट इज द पार्ट जहां हम न्यूटन्स के लॉस पढ़ते हैं, वो बेटा केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट पर स्पेसिफाई किए गए हैं. जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तब हम उसको बड़ा रिजिड बॉडी बनाते हैं और तब उसका न्यूटोनियन मैकेनिक्स प्लस रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं. अभी यहां पर हम क्या बात करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो एक बंदा है, ये फिक्स पॉइंट से इसने किसी और को देखा. किसको देखा? वो इस पाथ पे आ रहा था, पाथ पे एक पार्टिकल यहां पर देखा उसने, नहीं ये नहीं, एक पार्टिकल पाथ पे उसने यहां पर देखा. मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, ठीक है. और लेट से थोड़ी देर बाद उसने देखा इसको ए डैश पर था, चलेगा? यानी उसका पाथ कुछ इस टाइप का रहा है पूरे टाइम में, है बच्चे? तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है. अब व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? टू मेक इट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जो फिक्स्ड पॉइंट है ना बेटा, वो कहलाता है हमारा ओरिजिन. क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चूल्हे में जाओ तुम लोग ऑनलाइन वालों, कोई बोलता नहीं साला. अरे अनन्या हेलो. यस सर. वंशिका हेलो. पटेल तो आई हुई है. राना हेलो. वंशिका राना हेलो. Yes, sir. तो भाई साहब बोलो बेटा, है ना, थोड़ा सा माहौल बनाओ बेटा. ये लोग भी साले ऐसे ही बैठे हैं, केवल वही बोल रहा है. बेटा मत बात करना, डांट खा जाएगा. नहीं करनी, मैं चप्पल उतार दूंगा, समझा? कोई बात नहीं करनी है, बस मुझसे करो बात. हाँ एकदम ठीक है. अब ध्यान देंगे. ओके सर, साले पॉइंट आउट बनाए तो घूसा मारूंगा मैं तेरे को. यहाँ देख, फिक्स पॉइंट हमारा ओरिजिन है. अब तुम्हें पोजीशन वेक्टर पढ़ा रखा है, एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे होता है और हेड ऑब्जेक्ट पे होता है, उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? याद है? ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये साला हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनके बीच का एंगल, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. अब अपनी बकवास बोलो. कुछ नहीं, मैं कहां चले गए बेटा? पहले समझ आ गया बच्चों को? वो रहने दो, ख्वाब में रहो तुम. समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक पॉइंट पे खड़े होकर के एक बॉडी को देखो, जहां से देखना चालू किया वहां बनाओ एक पोजीशन वेक्टर, और जहां तक देखो वहां बनाओ एक पोजीशन वेक्टर. तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आसान? फर्जी?
यस और नो? यस आगे सर। बनाओ भैया। ये भाई साहब ये हमारी सर? क्लास में इतना नाटक खेलते हैं या बाकी कोचिंग में खेलते हैं? हाँ, इनको फिर ऑनलाइन कर देना, ठीक है। तू हम मत कर, उसको भगाने वाला हूँ ऑफलाइन में, कर बनाई जानबूझ के। हाँ बेटा सोनाली बोल। सर जब हम स्टार्स तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो जो एंगल वहां पे होता है वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर तुमने से किसी की बात सुनाई थी मैं भगा दूंगा तुरंत। बहुत मोहब्बत से बोल दिया, अब प्यार से बोल रहा हूँ और उसका लात से बोलूंगा। समझ आया कि नहीं आ गया? अब बोल सोनाली बेटा। सर जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं एंगल्स का तो वहां पे जो दो मतलब पोजीशन के बीच में एंगल होता है वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यस यस, कहीं पर भी तू एंगल मेजर करेगी तो उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। सही है, इसीलिए मैंने बड़ा बड़ा लिखवाया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एनी टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, आगे बना लिया, लिख लिया, आगे बढ़ो। तो बेटा ये तो हो गया किसी भी आर्बिटरी पाथ में, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एक सर्कल में भी इसको बनाते हैं। तो क्या किया आपने, इसी सर्कल एक ही इसी पर्टिकुलर टॉपिक को हमने क्या किया, एक सर्कल में बनाया। हमारा फिक्स पॉइंट कौन होगा इस सर्कल में? सेंटर। सेंटर सर्कल के केस में हमारा फिक्स पॉइंट यानी हमारा ऑब्जर्वर हमेशा कहां बैठेगा? सेंटर पे बैठेगा बेटा, और सेंटर ही हमारा क्या होगा? ओरिजिन होगा। कोई रॉकेट साइंस? मान ले मैंने किसी पार्टिकल को यहाँ पे पकड़ा, बोला भाई तू कहाँ जा रहा है? बोला यहाँ जा रहा हूँ भाई साहब, घूम रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ। मैंने घूम ले साले, अच्छी बात है। ए पे पकड़ा, तो जहां पहले देखा वहां पर हमने बनाई अपना इनिशियल वेक्टर। क्या बनाया? इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनाया। फिर हमने कहा तू कहां पकड़ा? अरे भाई यहां पकड़ लिया इसको। फिर हमने बनाया फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्या ये एंगल है कि नहीं मेरे बच्चे? दिस कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में आसान इसलिए हो जाता है कि जो हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी मॉड आर, ये भी मॉड आर रेडियस। क्या इसमें दोनों का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या इन दोनों में अलग भी हो सकता है? फील आया कि नहीं आया डिफरेंस क्या है? तो मेरी बात सुन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिंप्लीफाइड मोशन सर्कल वाला होता है। थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या करते हैं, दो टाइप के पाथ फॉलो करते हैं। कोई भी पाथ दुनिया का, इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी अ कर्व, इट कुड बी एनीथिंग, एंड एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। तो अपनी स्टडीज को अगर हम इस पे पढ़ेंगे तो हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। दिस इज अ डिफाइंड डिफिकल्ट वर्जन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दोनों सेम है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लें तब इसमें पहुंचना आसान हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? तो अब से आर्बिट्रेरी पाथ को बोला नमस्ते और शुरुआत किया सर्कल सर्कल सर्कल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल सर्कल में पढ़ करके अपनी कहानी खत्म कर देंगे। हम आर्बिट्रेरी पाथ्स में भी इन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया, आगे बढ़ गए। अब आगे बेटा बहुत छोटे छोटे पॉइंट। हाँ बेटा, अरे मैं घुसा मार दूंगा। नेक्स्ट लिखो बेटा। 300, हाँ नहीं, एंगुलर वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे आपने आर्यन का एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और इट इज व्हाई इट इज गुड, क्योंकि यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे को हो सकता है। ध्यान दे, मैंने बोला ये वेक्टर एक इनिशियल पॉइंट ये पूरा घूम के आया, फाइनल पॉइंट ये चलेगा। तो अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? ये वाला θ1 या ये वाला θ2? हाँ मेरी बात सुन, कंफ्यूजन होना लाजमी है कि बच्चे को ये लगता है कि सर वेक्टर के बीच का एंगल तो छोटा वाला लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े समय बाद आज ही अभी पता चलेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या उसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तू ये एंगल मेजर कर रहा है तो डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉक वाइज। दिस इज, क्या दोनों बातें सेम है? इसलिए
वेक्टर से बेटा वो एनालॉजी क्रिएट की गई है, लेकिन समझना ध्यान से ये है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका पाथ वही लेना जैसे बॉडी मूव करी है सर्कल में, ठीक है। तो योर आंसर इज 330 डिग्रीज। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कभी भी कहीं पर भी डिग्री में मेंशन करना एक पाप है, जिसकी सजा फिजिक्स में हत्या से कम नहीं है, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ के लिखते हैं। तो बेटा जब मैं आपको ये पॉइंट लिखवाया करूंगा तो मैं हर वेरिएबल में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट भी लिखवाया करूंगा। तो लिखिए पहला पॉइंट इसमें, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, हाँ इसी में इसके बना लो, उसके बाद लिखो इन वन कंप्लीट चक्कर रेवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, इन वन चक्कर लिख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। इन वन कंप्लीट चक्कर, पहला पॉइंट इन वन कंप्लीट चक्कर, इसमें पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये बात तो समझ में आई रही है। या भाई साहब गोल से घूम के यहीं पहुंच जाए अगर, तो क्या इन्होंने भाई साहब पूरा एक चक्कर किया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0, इट नेक्स्ट पॉइंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, अरे नहीं 2 पाई, कितना है भाई साहब, जब एक बॉडी गोल घूम करके वहीं पहुंच जाती है तो एंगल कितना घूमती है, ये पूरा, और इस पूरे एंगल को बोलते हैं 360 डिग्री। लेकिन ये पाप होता है और हमें पता होना चाहिए कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तेरा आंसर आ गया। आर्यन तूने ये क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इसने अभी पूछा था। डिस्प्लेसमेंट वुड बी वही पुराना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की छोटी सी डिस्टेंस। Angular displacement is a vector quantity and the path followed by the body is very important. आगे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा सर अभी है इसमें नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर, इंपॉर्टेंट, स्टार स्टार स्टार। एंगुलर थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिखा आपने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल का मतलब अरे AXIAL, एक्सियल वेक्टर। अब ये एक्सियल वेक्टर क्या है लिखते हैं, यहां लिखते हैं एक्सियल वेक्टर। कनेक्टिविटी पूरी रखो बेटा कि हमने एक्सियल वेक्टर वहां पे क्वेश्चन रखा अपने आप, बता रहा हूं एक्सियल वेक्टर क्या है, ये बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं, लिखो। इसमें अंग्रेजी लिखवाने की पड़ेगी, हाँ नहीं मैं लिखाऊंगा बेटा। समझ, जो भी मोशन आप देखेंगे, एंगुलर मोशन देखेंगे, उसमें जो कोई वेक्टर होंगे, तो मान ली एंगल एक वेक्टर जरूर है, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर रहती है उन्हें हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। जिस प्लेन में मोशन हो रहा है, एक्सियल वेक्टर्स will always be perpendicular to the plane of those particular motions। अगर बॉडी गोल 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 इस प्लेन में कर रही है तो जो एक्सियल वेक्टर होगा वो केवल 2 डायरेक्शन में हो सकता है, या तो बाहर या तो अंदर। फील आया? फिर समझेंगे, मैं ध्यान सुन। ये एक प्लेन है जहां पर मैंने वो सर्कल बनाया, दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन है वो एक प्लेन है जहां पर मैंने वो सर्कुलर मोशन दिखाया। अब जो एक्सियल वेक्टर हैं वो इस प्लेन पर कभी नहीं बनेंगे। कहां नहीं बनेंगे? इस प्लेन पर कभी नहीं बनेंगे। इस प्लेन पर हमेशा कैसे बनेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वो बाहर बन सकते हैं या अंदर भी बन सकते हैं, और अगर बाहर बनते हैं तो डॉट लिखते हैं। जानते हो क्या? जो वेक्टर बाहर की तरफ निकले वो डॉट, और जो अंदर की तरफ जाए वो क्रॉस। will always be perpendicular to the plane of motion। समझ आया? No, आया? हाँ बेटा आया? अबे काहे नहीं आया? देख समझ, मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है भाई साहब, एक प्लेन बन रहा है, चक्का देख रहे हैं, तेज घुमाओ चक्का बनेगा। अब इसका इस पर जो वेक्टर्स पड़ेंगे, अगर वो एक्सियल वेक्टर हुए तो वो इस चक्के पे नहीं पड़ेंगे, वो इस चक्के पे हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो इस चक्के के परपेंडिकुलर का मतलब है या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ।
कोई भी मोशन अगर प्लेन में बनाया जाता है तो वेक्टर्स जो होंगे या तो बाहर की तरफ होंगे या अंदर की तरफ होंगे, ऐसे वेक्टर्स को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्लैरिटी हो गई? लिखो। सर फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? एक्सियल वेक्टर वो इसके परपेंडिकुलर है? बता रहा हूं बेटा, डायरेक्शन मैंने डायरेक्शन भी पढ़ाई नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं दीज आर एक्सियल वेक्टर। अभी पढ़ाऊंगा डायरेक्शन क्या है। बोल। ना 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 ना, ना कोई भी संबंध एक्सियल वेक्टर का रेडियस से नहीं है। अबे यार तुम लोग इतने फर्जी बच्चों, क्या बताएं, कितने लोगों को समझ में आ गया एक्सियल वेक्टर क्या है? तुम्हें ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में मैं समझ गया, तुम्हें नहीं आया। ध्यान दो, ये एरिया है, इस एरिया पे ये वेक्टर क्या है? एक्सियल वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर इस एरिया पे बना है। ये क्या है? ये क्या है? नहीं है। समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? इस एरिया पर परपेंडिकुलर होगा। क्लैरिटी हो गई इस बात की? आगे बढ़ जाऊं। चाहे कोई भी वेरिएबल हो, ये तीनों वेरिएबल कैसे होते हैं? एक्सियल होते हैं, याद रह पाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑल आर एक्सियल वेक्टर्स। तो लिखेंगे एक्सियल वेक्टर्स आर ऑलवेज, एक्सियल वेक्टर्स आर ऑलवेज, हाँ हाँ हाँ, एक्सियल की डेफिनेट, axial vector are always perpendicular to the plane of motion. Axial vector are always perpendicular to the plane of rotation। लिख दो मोशन, क्योंकि यहां पर कैसा है? रोटेशन। हाँ, plane of circular motion। The best line would be axial vectors are always perpendicular to the plane of circular motion। Full stop। ठीक है भाई? अब हमें क्या करना है? हमें पता करना है वो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन है कहां, बाहर है या? तो ध्यान देंगे, लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक्सियल वेक्टर नहीं बेटा, एक्सियल वेक्टर क्या था वो लिखवाया बीच में। चर्चा होगी खत्म, चर्चा ऑन चक्कर खत्म हो गई। ठीक है, जहां पर हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट 0 है एक पूरे चक्कर में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है, जहां में लिखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हमने लिख लिया। अब अगला नया फ्रेश पॉइंट है। फ्रेश पॉइंट क्या है? ध्यान सुनना, क्या लिखा था मैं भूल गया। हाँ, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, समझो ध्यान से, पहले समझो फिर लिखो। पहले मैं समझाऊंगा। अच्छा बोल रहे, हर केस के लिए, हर सर्कुलर मोशन के लिए जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा एक्सियल होंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। डायरेक्शन निकालने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल। क्या तरीका है? अपनी उंगलियों राइट हैंड की उंगलियों को उस डायरेक्शन में घुमाइए जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है। इस कहां पे घूम रही है? ऐसे, यहां कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अंगूठा कहां है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां है? बाहर। समझ आ गया? यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो कहां होगा, और अगर क्लॉकवाइज घूम गई तो कहां होगा? घुमा के देखो, आया ना? इसे बोलते हैं राइट हैंड। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लिखो, इट इज डिफाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। It is defined by right hand thumb rule. It states that देखो, कर्ल CURL कॉमास खोल, इन्वर्टेड कॉमास खोल दो, उसके बाद लिखो इट स्टेट्स दैट, इन्वर्टेड कॉमास खोलिए, अब भैया या तो मास ला के आइए नहीं भाग जाइए, है ना? पसीने मुझे भी आ रहे हैं बेटा, इसलिए अब यहाँ पे एक ऐसी हट गया इसलिए आ रहे होंगे। चुप हो जाओ।
कब तुम्हारा बेटा अब मुलाकात नहीं होगी। मैं देखो मैं मोहब्बत से पढ़ाता हूँ, अच्छी बात है, बट इफ आई फील यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, तुम्हारा नमस्ते हो जाएगा। एंड राइट नाउ यू आर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पूछ अच्छे, मुझे अच्छा का लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम डिस्टर्ब करोगे तो भाई साहब हंसी मजाक करने का जब मूड आता है मैं करता हूँ मस्त वाला, अभी नहीं है। आज टारगेट है तीनों पढ़ाना, वरना साले मैं जाने नहीं दूंगा। ये तीन है जो पढ़ाना है, देखा। तो तुम्हारा भी नमस्ते है, तो क्या लिखा था मैं? इट स्टेट दैट, ब्रैकेट खोलो, तो कोट्स खोलो, देखो, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ right hand in the direction of motion of the object. Curl your fingers of the right hand in the direction of motion of object, comma, the direction of stretched thumb. Stretched का मतलब समझते हो? ऐसे, अब ऐसे रख दूं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। Direction of stretched thumb, stretched thumb is along the direction of angular displacement. Is along the direction of angular displacement. सर एक बार रिपीट कर दो। फिर से बोलते रहा बेटा, curl your fingers of right hand, curl your fingers of right hand in the direction of motion of object, comma, the direction of stretched thumb is along the डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फुल स्टॉप। इंपॉर्टेंट, याद रह पाएगा। आप यहाँ पे चाहो तो नीचे एक चीज और मेंशन कर लो, क्लॉकवाइज मोशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? आउटवर्ड्स, नहीं इनसाइड। क्लॉकवाइज के लिए लिख लो, क्लॉकवाइज, हाँ बेटा और हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट पार्ट है ना, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, और कैसे घूमेगा भाई साहब। क्लॉकवाइज मोशन के लिए कहां पर है ये? क्रॉस, क्रॉस मतलब इनटू दी प्लेन। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए किधर होगा बच्चे? ये होगा बेटा डॉट आउट ऑफ दी प्लेन। फटाफट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी कहानी और पढ़ी, वो क्या है? डिनोट किससे करते हैं बच्चे? थीटा से। सर्कुलर मोशन यहां पर है, फिक्स पॉइंट यहां पर है, बॉडी को देखा यहां पर, बॉडी मिली यहां पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा है, बोल है कि नहीं है? तो थीटा जो है बेटा वो डिफाइन कैसे किया जाता है, ध्यान देते हैं। इट इज डिफाइंड एज आर्क ए बी। ए बी को अगर हम इसके ऊपर ऐसे टोपी बना दें तो उसका मतलब होता है आर्क, पता है ना? आर्क ए बी अपॉन रेडियस, आर्क ए बी अपॉन रेडियस। ये अगर रेडियस आर है और वो आर्क ए बी है तो थीटा हमने डिफाइन कर लिया। कई किताबों में सब ए आर सी, आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। तुम्हें याद होगा ये सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, थीटा इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट, क्योंकि इसकी डायमेंशन एग्जाम में आने, स्कूल में आने वाला है, इसकी डायमेंशन लेस है। इवन दो इट इज डायमेंशन लेस, क्या इसकी यूनिट है? उसका नाम है रेडियंस, याद रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाऊं? अरे खून पी लो, कौन है भाई ये लोग ना, अंदर वाले साले, क्या बताऊं इनको,
आर्किमिडीज हो गया, आगे लिखो। अच्छा, यूनिट लिख चुके हैं, रेडियन होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ थीटा? अच्छा, फॉर वन फुल रेवोल्यूशन थीटा कितना हो जाएगा? व्हाट इज टोटल आर्क? 2 पाई आर। 2 पाई। रेडियस आर, आर ने आर को मार दिया, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, प्लीज नोट करें, क्या पूरे सर्कल में आपने बचपन में सीखा है कि एंगल होता है 360? पढ़ा है ना? तो दिस इंप्लाइज दैट 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां लिखेंगे और याद रखेंगे। In case of circular motion, always change the unit of angular displacement. Always change the unit of angular displacement into radians. अगर आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट इज 300 डिग्रीज, शुड नॉट यूज एनी फॉर्मूला। अगर आपको दिया गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 300 डिग्रीज, तो हाउ मेनी रेडियंस? हाँ, तो प्लीज रिमेंबर कैसे। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर मान लो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्रीज, थीटा अगर 30 डिग्री है, कोई फॉर्मूला लगा मत लेना जब तक उसको कन्वर्ट ना करो। और याद रखो कि हाँ बेटा, क्योंकि डिग्री 1 डिग्री इज पाई बाय 180, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 1 डिग्री होता है इंटू 30, पाई बाय 6 रेडियन। जब तक आप एंगल को रेडियन में नहीं चेंज करेंगे आप दिक्कत में रहेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल कंप्लीट्स, क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल कंप्लीट्स 1.5 revolution. A particle completes 1.5 revolution in a circular path of radius 2 centimeter. In a circular path of radius 2 centimeter. Find the angular displacement of the particle. 1.5 रेवोल्यूशन उसने किया और आपसे पूछ रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए। मैं चाहता हूं So 540 डिग्री में आंसर बोलना पाप है। 3 पाई बोल रही है, सही है। 3 पाई बोल रहे हैं। फॉर एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इट इज करेक्ट, यू वुड हैव आंसर्ड इट लाइक एनीथिंग। क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.5 रेवोल्यूशन? मान ले बॉडी सेंटर मेरा ये है, बॉडी ने शुरुआत यहां से की, तो 1.5 का मतलब है पहले यहां से लेकर यहां पहुंचा, 1 रेवोल्यूशन हुआ कि नहीं?
फिर यहां से यहां गया आधा रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2 पाई, और इसमें पाई, तो आंसर आया। ऑब्जेक्टिव के लिए सुंदर आंसर है ये, एकदम सही बात है। सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे? हाँ, यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। what is the value of arc in one revolution? लीनियर, इसको बोलते हैं आर्क, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन रेवोल्यूशन कितना है बेटा? इट इज 2 पाई आर। देयरफॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम आर्क बोल सकते हैं, in 1.5 revolution will be 2 pi r into 1.5. am I correct? 2 pi r एक में, और 1.5 रेवोल्यूशन हो गए तो 1.5 से, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? आर्क इज 2 pi r into 1.5 अपॉन रेडियस आर। आर ने आर को मारा 3 पाई। क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के आंसर आप निकाल पाओगे? ऑब्जेक्टिव में खटाक से आंसर दो, सब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कर लिया। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। 2 नहीं 3 नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 2 तो आज करें। नेक्स्ट टॉपिक, कल बेटा परसों की क्लास में आई विल कंप्लीट दिस सर्कुलर मोशन, उससे अगली क्लास में जाएगा नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी करूंगा मैं इसके आगे। आगे लिखिए एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो डिफाइन करेंगे हम हर चीज, ध्यान सुनो। अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नोट अभी देखे जो आपने लिखे हैं, सबसे पहले आपने नोट्स में क्या लिखा? डेफिनेशन, फिर डायग्राम, फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, अभी वो कैसे आया उसके बारे में हम बात करते हैं। लिखिए एंगुलर वेलोसिटी, लिखिए इट इज डिफाइंड as the rate of change of the rate of change of angular displacement. It is defined as the rate of change of angular displacement of a body moving in a circular path, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। पहला पॉइंट डेफिनेशन हो गई। सेकंड पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। What is initial angular velocity? That is angular velocity at t बराबर 0, समय 0 पर जो वेलोसिटी एंगुलर होगी उसे हम ओमेगा नॉट बोलेंगे। ओमेगा क्या कहलाएगी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिखिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एन एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये? वेक्टर क्वांटिटी तो है ही है, साथ में कैसा है? एक्सियल वेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एंगुलर वेलोसिटी is in the direction of angular displacement. Angular velocity is in the direction of angular displacement. Full stop. क्या आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिया है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालो, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली निकल आएगी। एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये बाहर की तरफ होती है, क्लॉकवाइज के लिए प्लेन के अंदर होती है। अगला पॉइंट लिखिए इसकी यूनिट क्या है? रेडियंस पर सेकेंड। यूनिट क्या है? नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
तो मैं लिखा चुका ना इनिशियल फाइनल, वो तो लिखा चुका, लेकिन और भी लिखा देता हूं। टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, पहला है बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा और छोटा एवी, ओमेगा और छोटा एवी। बोलो जी। इट इज डिफाइन, इसको फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर बच्चा ध्यान दे तो इट इज रिपीट टेलीकास्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट था और यहां पर बेटा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम रिमेनिंग सेम। आ गया कि नहीं आ गया? फिर नेक्स्ट है बेटा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा को बोलते हैं, ओमेगा को बोलते हैं डेल्टा थीटा बाय, सुन लो बेटा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब चेंज, क्या बोलते हैं? डेल्टा का मतलब चेंज। लेकिन जब भी इंस्टेंटेनियस की बात की जाती है तो चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल। अगर आप कहानी याद करें, एक नेग्लेक्टेड नहीं बेटा, अगर आप कहानी बेटा, जब कोई चीज डिनोमिनेटर में वेरी स्मॉल हो तो वो आंखें बाहर करके दिखाती है आपको जिंदगी में, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटी चीजें विल बी हैविंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफेक्ट। व्हाट आई मीन टू से, यू शुड अंडरस्टैंड कि जब भी आप कोई इंस्टेंटेनियस चीज समझते हैं तो उसको दो तरीके से डिफाइन कराया गया है। पहला तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय dt जरूर है, लेकिन यहाँ जो चेंज इन टाइम होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। तुमने मुझे 8:15 पर 0.0001 सेकंड पर देखा और 0.0002 सेकंड पर देखा, तो जो उस समय की वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर समय की वेलोसिटी। इसलिए किताबों में इसे ऐसे लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, है ना सोनाली? यस सर। मेरी बात, कुछ नहीं आएगा बेटा। ओमेगा, जब हम केवल ओमेगा लिखते हैं मतलब इंस्टेंटेनियस है, ओमेगा के नीचे ए बी का मतलब एवरेज है। क्लैरिटी हुई? सी दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग एनी इंस्टेंटेनियस थिंग। इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस वर्क फंक्शन हो, इंस्टेंटेनियस फोर्स हो, बहुत सारी चीजें आप इवेंचुअली पढ़ोगे। व्हेन आई से इंस्टेंटेनियस मतलब समय बहुत कम है जिसके बीच में वो मोशन देखा गया है, और जब वो बहुत कम है इसका मतलब वो 8:10:05 .00001 सेकंड पे जब तुमने मुझे देखा तो मेरी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी। फिर तुमने 8:10:05 जो भी था उसके बाद 0.00002 सेकंड पे देखा, तब भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही थी, क्योंकि वो इतने कम समय में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना। ये एक लिखने का तरीका है, लेकिन ये बकवास तरीका है, मजा नहीं आता बच्चे को। बच्चा इसलिए सीख चुका है डिफरेंशिएशन को, और वो जानता है जब वैल्यूज बहुत छोटी हो तो उन्हें डेल्टा नहीं लिखते, डी लिखते हैं। इफ यू रिमेंबर दिस, डेल्टा तब लिखते हैं जब देयर इज अ फाइनाइट डिफरेंस, डी तब लिखते हैं व्हेन देयर इज अ वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ये पढ़ रखा है हम लोगों ने। हाँ बेटा, डिनोमिनेटर 0 जरूर हो गया, लेकिन एग्जैक्टली 0 पर नहीं पढ़ सकते, इसलिए लिमिट लगाते हैं। हम ये कहते हैं 0 है नहीं, बट 0 के बहुत पास है। समझ रहे हैं? मैंने इसे बहुत पास है तो 0.0 की कहानी आपने मेरे मुंह से कई बार सुनी हुई है। 0.0, पॉइंट के बाद कितना 0 इज बहुत छोटा। पॉइंट के बाद तुम ये लिखना चालू करो, 0 0 0 100 साल तक लिखो, मर जाओ, मरते वक्त बोलो भाई तू लिखना अगले 100 साल जब तक जिंदा रखो अपनी अगली, हाँ ऐसे 7 जन्मों तक लिखो और उसके बाद 1 लगा दो, तो वो जो टाइम है वो मजे करने की बात यहाँ कर रहे हैं। इट इज इसलिए जब स्कूल में पढ़ाया गया 0.00001, इवन दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 7 जन्म तक लिखने का मतलब क्या है, वो भी तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, हाँ या ना? लेकिन मेरी आदत है इसलिए मैं बोलता हूँ, और तुम्हें भी वो थोड़ा फील रहता है कि हाँ छोटा बोल रहा है तो इतना छोटा कि भाई साहब कितना छोटा समझ में आ चुका है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये सुंदर इक्वेशन
आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती अगर आपको कुछ याद होता। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है उस वहां पर लीनियर मोशन में? थीटा क्या होता है? ds अरे सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है, लग रहा है। ऐसी 3 इक्वेशन पढ़ाई है क्या उसमें? sir हमने कहा डब्बा बना लेते हैं, हम डब्बा बना लेते हैं फिर से, पुराना डब्बा बार बार साले वो। क्या v इज इक्वल टू ds बाई dt पढ़ाया है मैंने? क्या a इज इक्वल टू dv बाई dt पढ़ाया मैंने? बोलते नहीं सब फर्जी। क्या a इज इक्वल टू v dv बाई ds भी पढ़ाया है मैंने? यस सर। ये है लीनियर मोशन के। किसके बच्चों? क्या हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख पाएंगे? आसान है यार। पहला डी क्यू नहीं है, डी थीटा है। आया ना, समझ गया, लेकिन बोलेगा ना सही। ए को यहां क्या लिखूं? क्या लिखूं? तो एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आ गया फॉर्मूला। क्या एक और फॉर्मूला है साला, अल्फा इज इक्वल टू, हाँ आया? कोई नया क्वेश्चन, कोई नया प्रॉब्लम नहीं है ये। इसलिए बार बार 100 बार बोल चुका हूं कि एक बार तुझे अगर इसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग आ गई तो सब बकवास है। कौन आया इस समय? 8 बजे क्या? वो दूसरी क्लास है मेरी। आ गए तुम? अकेले आए हो? अच्छा ठीक। अबे घुसो मत साले, रुक जाओ। आ गो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सारे फॉर्मूले समझ आ गए? कई बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। When I say velocity, I only want to say it is instantaneous velocity. If I say angular velocity, I am saying instantaneous angular velocity. फील पूरी हो गई है? मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, नॉर्मली हम ना वेलोसिटी बोलते हैं। जब हम केवल वेलोसिटी बोल रहे होते हैं तो हम इंस्टेंटेनियस दिमाग में बोल रहे होते हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। जब हम एवरेज बोलते हैं तो हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। जब नहीं मेंशन कर रहे हैं तो वो कौन सी वेलोसिटी है? समझ आवा? तो प्लान 2 का था, 3 का था, 2 हो गए पूरे, क्योंकि ना क्लास होती तुम लोग को मैं छोड़ता नहीं आज। तो अब हम मिलेंगे परसों सेम समय पे यहीं पर, और फिर आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अब भैया से कोई 5 मिनट नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करा दूं? अब इधर आओ। बाय बाय बेटा, ऑनलाइन वालों बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. धन्यवाद। Thank you, sir. सब लोग छोड़ दो ग्रुप Thank को, you, sir. रिकॉर्डिंग करनी है अगला।